क्या आप जानते हैं कि जिस हाई राइज अपार्टमेंट में आप टॉप फ्लोर्स पर अपना घर खरीद रहे हैं, वहां कभी आग लगने पर ना तो अपार्टमेंट में लगा फायर स्प्रिंकलर काम करता है और ना ही शहर के फायर डिपार्टमेंट की पहुंच वहां तक हो सकती है। आपके टॉप फ्लोर और स्काई व्यू वाला आशियाना आपके परिवार की जिंदगी के लिए एक खूबसूरत ट्रैप बन सकता है। आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर भी अपने लिए एक लाइफ रिस्क ही खरीदा है और आपकी जिंदगी की परवाह ना बिल्डर कर रहा है और ना ही सिस्टम। नोएडा गाजियाबाद के हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर की कई घटनाएं हो चुकी हैं। फायर सेफ्टी किसी इमरजेंसी में टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच रही है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इतने हाई फ्लोर्स की परमिशन किस बेसिस पर दी जा रही है। यह पॉलिसी फेलियर है या फायर सेफ्टी फेलियर? जब 30-40 मंजिल की इमारत बन सकती है तो आग बुझाने की व्यवस्था चौथी, छठी या 14वीं मंजिल तक ही क्यों? नोएडा सेक्टर 75 के आईवी काउंटी सोसाइटी में 12th फ्लोर पर आग की घटना के बाद वायरल विजुअल्स में फायर ब्रिगेड की वाटर स्ट्रीम ऊपरी मंजिल तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचती हुई दिखी। और सिस्टम की बेशर्मी देखिए कि नोएडा की टॉलेस्ट ऑपरेशनल लैडर लगभग 42 मीटर तक ही पहुंचती है, मतलब कि 14 फ्लोर के ही आसपास तक, जबकि शहर में 150 मीटर से अधिक ऊंची कई कंप्लीटेड बिल्डिंग्स हैं। इससे पहले गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू में इस तरह से आग पर काबू न पाए जाने की घटना इसी साल हो चुकी है। यही इंडिया के हाई राइज अर्बनाइजेशन का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हमने बिल्डिंग्स वर्टिकल बना दी, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस उस सिस्टम को हमने हॉरिजॉन्टल ही छोड़ दिया। कहने को हर हाई राइज बिल्डिंग को फायर एनओसी भी दे दिया, लेकिन यह चेक करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई कि आग लगने पर वो इफेक्टिव होगा भी या नहीं। और कोई सोचे भी क्यों? उस आम आदमी के लिए जो बिल्डर की नजर में है बस एक ग्राहक और सिस्टम की नजर में एक अदर टैक्स पेयर, जिसकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। एक 12th फ्लोर फायर और एक बहुत बड़ा सवाल। आग लग गई बिल्डिंग में तो जान किसकी दांव पर और जिम्मेदार कौन? ये एक कल्पना ही बहुत डरावनी है। रात के समय आप 30 मंजिल की सोसाइटी में रहते हैं। आपका फ्लैट कोई 24वीं फ्लोर पे है। नीचे पार्किंग में आपकी कार है। बच्चे कमरे में सो रहे हैं। बुजुर्ग पेरेंट्स आपके साथ हैं। अचानक लिफ्ट बंद हो चुकी है। कॉरिडोर्स में धुआं भर रहा है। फायर अलार्म बज रहा है या शायद बज भी नहीं रहा। और नीचे से फायर टेंडर आता है, लेकिन उसकी वाटर जेट केवल छठी मंजिल तक ही पहुंचती है। उसकी लैडर लगभग 14वें फ्लोर तक ही पहुंचती है, लेकिन आपकी बिल्डिंग तो 30 फ्लोर की है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि फायर ब्रिगेड देर से क्यों आई। सवाल यह है, जिस शहर के पास 30-40 मंजिल तक आग बुझाने की एक्सटर्नल कैपेसिटी नहीं है, उस शहर में 30-40 मंजिल की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को परमिशन किस लॉजिक से दी गई? कौन है इसका गुनहगार? हवा में एफएसआई क्रिएट करके बेची जा रही बिल्डिंग से क्या बिल्डर का मुनाफा और सरकार की टैक्स रेवेन्यू आम इंसानों की जिंदगी की कीमत पर वसूली जा रही है? अगर यह मुद्दा आपके लिए भी अहम है, आप भी किसी हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हुए ऐसी खबरों से विचलित होते हैं, डरते हैं अपने परिवार की जिंदगी के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश है कि सिस्टम पे एक चोट की जाए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि ऐसी घटनाएं आगे हों उससे पहले प्रिकॉशन ले लिया जाए। पहले समझिए, हाई राइज फायर में लैडर ही पूरा सॉल्यूशन नहीं होती। यह बात समझनी भी जरूरी है। किसी 30 फ्लोर टावर को केवल बाहरी लैडर और वाटर कैनन से बचाया नहीं जा सकता है। इंटरनेशनल फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यह कहता है कि टॉल बिल्डिंग को सेल्फ डिफेंडिंग बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब आग लगने पर बिल्डिंग के अंदर ही काम करना चाहिए ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, वर्किंग फायर अलार्म
स्प्रिंकलर्स, वेट राइजर्स और हाइड्रेंट्स, प्रेशराइज्ड स्टेयरकेसेज, स्मोक एक्सट्रैक्शन, रिफ्यूज एरियाज, फायर रिलेटेड डोर्स, इमरजेंसी लाइटिंग, क्लियर एस्केप रूट्स, ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ, फंक्शनिंग पंप्स, adequate वाटर टैंक, रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स, ये सब जरूरी है। एक्सटर्नल फायर टेंडर का काम सपोर्ट, रेस्क्यू और एस्केलेशन कंट्रोल है। लेकिन ये आर्गुमेंट तभी वैलिड है जब बिल्डिंग की इंटरनल सिस्टम वास्तव में काम कर रही हो, और यही आज सबसे बड़ा गैप है। आज कई अपार्टमेंट्स में फायर इक्विपमेंट बस मैंडेटरी एनओसी लेने के लिए इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस, टेस्टिंग और मॉक ड्रिल्स नहीं होते हैं। फायर ऑफिशियल्स ने भी कई बार चेतावनी दी है कि अलार्म्स, स्मोक डिटेक्टर्स, स्प्रिंकलर्स और हाइड्रेंट्स इमरजेंसी के समय नॉन फंक्शनल पाए जाते हैं। ब्लॉक स्टेयरकेसेज, अनसेफ वायरिंग और पुअर मेंटेनेंस रिस्क ये सब बढ़ाते हैं। नोएडा गाजियाबाद का डेंजरस मिसमैच आज लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में हाई राइज कंस्ट्रक्शन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। नोएडा में 150 मीटर से ऊपर की कम से कम 25 कंप्लीटेड स्काई स्क्रैपर्स बताई गई हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स 200-300 मीटर के रेंज में भी हैं। लेकिन उपलब्ध एक्सटर्नल लैडर कैपेसिटी लगभग 42 मीटर तक ही बताई जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली और राजनगर एक्सटेंशन जैसे एरियाज में 30-40 फ्लोर तक रेजिडेंशियल टावर्स हैं। लेकिन अवेलेबल रिपोर्ट्स के अनुसार लोकल फायर डिपार्टमेंट की रेगुलर एक्सटेंशन लैडर लगभग 35 से 45 फीट यानी रफली 14वें फ्लोर तक ही पहुंचती है। यह सिर्फ फायर सेफ्टी फेलियर नहीं है, यह अर्बन प्लानिंग का मिसमैच भी नहीं है, यह एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। यह कहानी है आपके लिए फर्क समझने की। एनओसी मिल गई और हम सेफ हैं, एक बात नहीं है। मान लीजिए एक बिल्डर 32 फ्लोर का टावर बनाता है। अप्रूवल के समय वो दिखाता है फायर स्टेयरकेस, फायर शाफ्ट, हाइड्रेंट लाइन, स्प्रिंकलर लेआउट, फायर पंप रूम, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टेरेस टैंक, रिफ्यूज फ्लोर, इमरजेंसी एग्जिट, स्मोक मैनेजमेंट प्लान। फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, एनओसी मिलती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन क्या ये सारे एनओसीज सिर्फ मेरिट से मिलते हैं या सेटिंग से? यही आज का बड़ा सवाल है। एनओसी और ओसी मिलने के बाद फैमिली शिफ्ट हो जाती हैं बिल्डिंग में। अब 5 साल बाद क्या होता है? फायर पंप की सर्विसिंग पेंडिंग, स्प्रिंकलर वॉल्व जैम, हाइड्रेंट होज मिसिंग या डैमेज्ड, स्टेयर केसेज में साइकिल, कार्टन्स और पुराने फर्नीचर, फायर डोर परमानेंटली ओपन, बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ गया, डीजी रूम मेंटेनेंस वीक है, पार्किंग एक्सेस कार्स से ब्लॉक्ड, सोसाइटी स्टाफ को फायर पैनल चलाना भी नहीं आता, रेजिडेंट्स ने कभी इवैक्यूएशन ड्रिल नहीं की। अब बिल्डिंग टेक्निकली तो हाई राइज है, जिसके पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वर्टिकल रिस्क कंटेनर बन चुकी है। और अगर उसी मोमेंट एक्सटर्नल लैडर 14th फ्लोर से ऊपर नहीं पहुंच सकती, तो 25वीं फ्लोर का रेजिडेंट किस पर भरोसा करे? बिल्डर पर, आरडब्ल्यूए पर, फायर डिपार्टमेंट पर, अथॉरिटी पर या अपनी किस्मत पर? फायर एनओसी एक सर्टिफिकेट है, कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं। यह सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारी सोसाइटी के पास फायर एनओसी है मतलब कि हम सेफ हैं। फायर एनओसी का मतलब ब्रॉडली यह है कि इंस्पेक्शन के समय रिक्वायर्ड प्रोविजंस मौजूद पाए गए या प्लान में कॉम्प्लायंट थे। लेकिन फायर सेफ्टी कोई एक वन टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक डेली ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सोसाइटी को हर समय यह वेरीफाई करना चाहिए फायर पंप्स ऑटो मोड में हैं, डीजल बैकअप अवेलेबल है,
स्प्रिंकलर प्रेशर सही है, हाइड्रेंट में वाटर है, स्टेयर केसेज क्लियर हैं, फायर डोर्स बंद होते हैं, अलार्म हर फ्लोर पर सुनाई देता है, इमरजेंसी लाइट्स चलती हैं, बेसमेंट वेंटिलेशन फंक्शनल है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट हुआ है, फायर ड्रिल हुई है। अगर इनमें से आधी चीजें खराब हैं तो एनओसी सिर्फ दीवार पर लगा एक कागज का टुकड़ा बन जाती है। दिल्ली फायर सर्विस के एनालिसिस में भी कई फायर इंसिडेंट्स ऐसी बिल्डिंग में दर्ज हुए जहां वैलिड फायर एनओसी थी ही नहीं या कॉम्प्लायंस बहुत कमजोर थी। ऑफिशियल्स ने पोस्ट एनओसी मेंटेनेंस फेलियर को एक रेकरिंग इशू बताया। क्या यह एक पॉलिसी फेलियर है? यही असली सवाल है। क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग्स को परमिशन नहीं देनी चाहिए? यह एक कन्वीनियंट जवाब तो है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग्स अर्बन डेंसिटी का सॉल्यूशन भी हो सकती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड लिमिटेड है और सिटी फैलती जा रही है तो वर्टिकल हाउसिंग जरूरी हो सकता है। लेकिन परमिशन का लॉजिक सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि लैंड अवेलेबल था, एफएआर अवेलेबल है, बिल्डर प्रोजेक्ट बना सकता है, बल्कि परमिशन का लॉजिक होना चाहिए क्या इस लोकेशन की इमरजेंसी इकोसिस्टम इतनी ऊंचाई की बिल्डिंग को सपोर्ट कर सकती है। पॉलिसी फेलियर तब होता है जब अथॉरिटी यह नहीं पूछती नियरेस्ट फायर स्टेशन कितनी दूर है, पिक ट्रैफिक में टेंडर कितने मिनट पर पहुंचेगा, एक्सेस रोड की विड्थ कितनी है, क्या हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म साइट तक पहुंच और डिप्लॉय हो सकता है, क्या सराउंडिंग बिल्डिंग्स लैडर प्लेसमेंट ब्लॉक करेंगी, क्या वाटर सप्लाई सफिशिएंट है, क्या हाई राइज क्लस्टर के लिए डेडिकेटेड फायर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद एनुअल इंडिपेंडेंट ऑडिट मैंडेटरी है, क्या एनओसी रिन्यूअल जेन्युइनली फिजिकल इंस्पेक्शन से कनेक्टेड था, क्या रेजिडेंट्स को फायर सेफ्टी डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर 40 फ्लोर टावर अप्रूव हो जाए लेकिन नियर बाई फायर स्टेशन के पास 4th फ्लोर तक ही लैडर हो तो यह केवल इक्विपमेंट शॉर्टेज की समस्या नहीं है, यह अप्रूवल सिस्टम की फेलियर है। इसमें फायर सेफ्टी फेलियर कहां है? फायर सेफ्टी फेलियर तब होता है जब पॉलिसी ठीक है लेकिन एक्सिक्यूशन टूटा हुआ है। यह फेलियर कई लेयर्स में हो सकती है। पहला, बिल्डर फेलियर। बिल्डर ने लो क्वालिटी फायर सिस्टम लगाया, पंप्स अंडरसाइज्ड हैं, फायर शाफ्ट पुअरली डिजाइंड है, रिफ्यूज एरिया यूजेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल लेआउट रिस्की है, हैंडओवर के बाद डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है। दूसरा, अथॉरिटी फेलियर। इंस्पेक्शन सुपरफिशियल है, रिन्यूअल डिलेड है, वायलेशन पर कोई पेनल्टी नहीं है, ऑक्यूपेंसी के बाद मॉनिटरिंग वीक है, फायर डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड है। तीसरा, आरडब्ल्यूएम मेंटेनेंस फेलियर। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का एएमसी नहीं है, जब पंप्स टेस्ट नहीं होते, फायर स्टाफ ट्रेंड नहीं है, स्टेयर केसेज स्टोरेज रूम बन सकती है, बेसमेंट सेफ्टी इग्नोर्ड है। चौथा, रेजिडेंट फेलियर। फायर एग्जिट को ब्लॉक करना, बालकनी में इलीगल ग्रिल लगाना, बालकनी को पूरा एनक्लोजर बना देना, हाई लोड अप्लायंसेज और अनसेफ वायरिंग, कॉमन एरियाज में कंबस्टिबल मटेरियल रखना, मॉक ड्रिल्स को वेस्ट ऑफ टाइम समझना। लेकिन ध्यान रखिए, रेजिडेंट की गलती को सिस्टम की गलती छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेजिडेंट ने 30th फ्लोर का फ्लैट इसलिए खरीदा क्योंकि अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग को लीगल, सेफ और हैबिटेबल बताया था। सबसे बड़ा सवाल, क्या फायर ब्रिगेड टॉप फ्लोर तक पहुंचनी चाहिए? सीधा जवाब है हां। रेस्क्यू कैपेबिलिटी जितना ऊंचाई तक संभव हो उतना होना चाहिए, लेकिन हर हाई राइज फायर को केवल लैडर से फाइट करने का मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है। टॉल बिल्डिंग सेफ्टी का प्राइमरी डिफेंस बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए।
लेकिन यह भी सच है कि अगर इंटरनल सिस्टम फेल हो जाए तो एक्सटर्नल रेस्क्यू बैकअप होना चाहिए। नोएडा के फायर चीफ ने 102 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट की बात कही है और ड्रोन्स तथा टर्नटेबल लैडर्स की फिजिबिलिटी एग्जामिन करने की बात भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या इक्विपमेंट फायर के बाद आएगा या बिल्डिंग अप्रूवल से पहले होना चाहिए था? अगर सिटी 300 मीटर स्काईलाइन बनाने की अनुमति देती है तो 42 मीटर रेस्क्यू कैपेसिटी को एडेक्वेट तो नहीं कहा जा सकता। इन सब फेलियर और सिस्टम फेलियर की कीमत आज कौन चुका रहा है? एक आम परिवार। मान लीजिए किसी फैमिली ने 2022 में 28वें फ्लोर पर फ्लैट खरीदा। उन्होंने ब्रोशर में देखा लग्जरी लिविंग, स्काई लाउंज, इंफिनिटी पूल, स्मार्ट होम, पैनोरामिक व्यू, 24/7 सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी कॉम्प्लायंट। उन्होंने तो 2 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन यह नहीं पूछा फायर टेंडर कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है, फायर पंप्स लास्ट कब टेस्ट हुए, स्प्रिंकलर सिस्टम लाइव है या सिर्फ इंस्टॉल्ड है, रिफ्यूज फ्लोर यूजेबल है, फायर स्टेयरकेस क्लियर है, सोसाइटी ने लास्ट इवैक्यूएशन ड्रिल कब की, फायर एनओसी वैलिड है, फायर इक्विपमेंट एएमसी किसके पास है। और फिर एक दिन 18वें फ्लोर पर एसी शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। अचानक लिफ्ट बंद, स्मोक ऊपर जा रहा है, स्टेयर केस में लोग पैनिक में हैं, एल्डरली पेरेंट्स नीचे नहीं उतर पा रहे और बाहर से लैडर 14th फ्लोर तक ही पहुंचती है। उस मोमेंट पर लग्जरी हाई राइज केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। उस दिन बिल्डिंग सिर्फ घर नहीं रहती है, वो इमरजेंसी प्लानिंग का टेस्ट बन जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल तो ये कि क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले हाइट लिंक्ड अप्रूवल सिस्टम 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और उससे ऊपर हर कैटेगरी के लिए अलग इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा, फायर कैपेसिटी बिफोर ऑक्यूपेंसी। बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले नियर बाई फायर स्टेशन की इक्विपमेंट कैपेसिटी और एक्सेस ऑडिट होना चाहिए। तीसरा, पब्लिक फायर सेफ्टी डैशबोर्ड। हर सोसाइटी के बाहर क्यूआर कोड होना चाहिए जिसमें दिखे वैलिड एनओसी एक्सपायरी, लास्ट इंस्पेक्शन डेट, लास्ट फायर ड्रिल, पंप टेस्ट डेट, एएमसी स्टेटस, इवैक्यूएशन प्लान, नियरेस्ट फायर स्टेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। चौथा, एनुअल थर्ड पार्टी ऑडिट। बिल्डर, आरडब्ल्यूए और लोकल फायर डिपार्टमेंट तीनों से इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड ऑडिट होना चाहिए। पांचवा, फायर ड्रिल मैंडेटरी। स्कूल की तरह सोसाइटीज में भी ईयरली नहीं, क्वार्टरली ड्रिल्स होना चाहिए। छठा, मेंटेनेंस अकाउंटेबिलिटी। अगर फायर एग्जिट्स ब्लॉक्ड हैं, पंप्स नॉन फंक्शनल हैं या एनओसी एक्सपायर्ड है तो आरडब्ल्यूए ऑफिस बियरर्स और फैसिलिटी मैनेजर पर पर्सनल लायबिलिटी तय करनी चाहिए। सातवां, बिल्डर लायबिलिटी। आफ्टर हैंडओवर बिल्डर केवल बुक्स ऑफ अकाउंट देकर फ्री नहीं हो सकता। क्रिटिकल फायर सिस्टम्स के मल्टी ईयर परफॉर्मेंस वारंटी और ट्रांसपेरेंट हैंडओवर डॉक्यूमेंटेशन सब जरूरी होना चाहिए। आठवां, डेडिकेटेड हाई राइज फायर फंड। हाई राइज अप्रूवल से कलेक्टेड फी का फिक्स्ड पोर्शन लोकल फायर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स, स्टेशंस, स्टाफ, ट्रेनिंग और वाटर सप्लाई पर खर्च होना चाहिए। नौवां, एक्सेस रोड इन्फोर्समेंट। फायर टेंडर के लिए रोड क्लियर रहनी चाहिए। इलीगल पार्किंग, एनक्रोचमेंट और गेट डिजाइन पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। 10वां, रेजिडेंट्स को बायर चेकलिस्ट चाहिए। फ्लैट खरीदते समय कारपेट एरिया और क्लब हाउस से पहले फायर सेफ्टी मैनुअल मिलना चाहिए। हर फायर इंसिडेंट के बाद बस बात आर्गुमेंट तक सीमित न रहे कि यह पॉलिसी फेलियर है या फायर सेफ्टी फेलियर। दोनों हैं। फायर सेफ्टी फेलियर है क्योंकि इंटरनल सिस्टम्स मेंटेन नहीं होते, इंस्पेक्शंस इनकंसिस्टेंट हैं, अलार्म्स, हाइड्रेंट्स, पंप्स और एग्जिट्स अक्सर इमरजेंसी में
फेल होते हैं। मॉक ड्रिल कमजोर है, पॉलिसी फेलियर भी है, क्योंकि सिटीज ने वर्टिकल ग्रोथ अलाउ की लेकिन फायर रेस्क्यू कैपेसिटी प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ाई। अप्रूवल्स और इमरजेंसी रेडीनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया। बायर को रियल सेफ्टी डेटा कभी नहीं दिया गया। सबसे खतरनाक बात यह है, हाई राइज अपार्टमेंट खरीदते समय लोग व्यू पूछते हैं, फायर एस्केप नहीं। और इसलिए हर बिल्डर आज एमिनिटीज बेचता है, इवैक्यूएशन प्लान नहीं। अथॉरिटी एफएआर अप्रूव करती है, रेस्क्यू कैपेसिटी नहीं। और जब आग लगती है तब सब पूछते हैं, फायर टेंडर टॉप फ्लोर तक क्यों नहीं पहुंचती। असल सवाल पहले पूछा जाना चाहिए, जब फायर टेंडर टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच सकती थी तो टॉप फ्लोर तक घर बनाने की परमिशन किसने दी। बिल्डर ने बिना फायर सेफ्टी प्लान के बिल्डिंग कैसे बनाई, और अब उसे ऐसी क्या सजा मिलेगी कि आगे कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। क्या ऐसा होगा? आज के सिस्टम में तो जवाब आप भी जानते ही हैं। हम तो लेकिन ऐसी हर गलती पर सवाल उठाते ही रहेंगे। शुक्रिया।